सो हेलो फ्यूचर टीचर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। साइकोलॉजी होती क्या है, किन किन चीज़ों से बनी होती है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं हमारी शिक्षा पद्धति के उस बुनियादी सिद्धांतों के बारे में या उन सिद्धांतों और उन प्राचीन तथ्यों के बारे में जिससे आज की हमारी शिक्षा प्रणाली इंस्पायर्ड है। हो सकता है ये सारी शिक्षा प्रणाली आज शिक्षा पद्धति या फिर जो आयोग हम पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं होते तो फिर हो सकता है कि आज हम उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पाते, या फिर आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं आपको पुरानी शिक्षा प्रणाली के अंश देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें कोई भी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई बच्चा बुक कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है। जो हमारे गुरुजी हैं वो ज्ञान दे रहे हैं और सारे बच्चे सुन रहे हैं। सिर्फ सुनते सुनते ही सारी चीजें इन्होंने क्या बोलना चाहिए, सीखना रहता था। राइट। तो सबसे पहला था प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषता है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा में क्या है देखो, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, आचार विचार और धर्म आधारित शिक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल इन द सेंस, यहां पे पहले क्या, आज की डेट में क्या होता है देखो, आज की डेट में ये होता है कि आपको 40 या 60 बच्चों की क्लास दे दी जाती है जिसमें शिक्षक आते हैं, पढ़ाते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं। किसी शिक्षक को हर एक बच्चा किस लेवल में पढ़ाई का ये नहीं मालूम होता है ना। लेकिन जो प्राचीन शिक्षा पद्धति जिसमें 1-to-1 शिक्षा दी जाती थी, किसी को बोल रहा है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता था, व्यक्तिगत 1-to-1 शिक्षा दी जाती थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में जब जो द्रोणाचार्य हैं वो कौरव पांडवों को शिक्षा के लिए लेके आते हैं अपने गुरुकुल, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो उनको बाहर लेके जाते हैं कि तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिख रहा है। तो किसी ने बोला आम दिख रहा है, किसी ने बोले पत्ता दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ही एक विद्यार्थी था जिसने क्या बोला कि सर मुझे जो है चिड़िया की आंख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य ने फाइंड आउट किया ये सारे प्रैक्टिकल्स करके कि कौन सा बच्चा किस कैपेबिलिटी को धारण करने वाला है, उसकी क्षमता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है ना। तो ये थी बेटा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जिसमें हर एक बच्चे के गुण के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती थी, है ना। फिर आता है बेटा आश्रम व्यवस्था। जैसा कि मैंने बताया द्रोणाचार्य आश्रम लेके गए थे बच्चों को। आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे जीवन के 4 स्टेजेस होते थे। ब्रह्मचर्य में बेटा क्या होता था कि ब्रह्मचर्य में जो है बच्चा क्या करता था, 0 से 25 की एज तक ब्रह्मचर्य होता था जिसमें बच्चा अपना एजुकेशन कंप्लीट करता था। हो सकता है जो भी आधार व्यवहार है ना, गुरु के यहाँ रहना, अपने आश्रम में क्या बोलते हैं आश्रम व्यवस्था, और क्या बोलना चाहिए लकड़ी लेके आना, खुद से खाना बनाना, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंसी की गुण डेवलप किए जाते थे उस टाइम। राइट। फिर क्या होता था जब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते थे, जैसे कि आज की शिक्षा पद्धति में जो है हमारे जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, पीएम श्री स्कूल्स हैं, जो पहले नवोदय विद्यालय कहा जाता था, है ना, उसमें बच्चों को क्लास 6 से यही तो सिखाया जाता है कि उनको स्वावलंबन का गुण दिखाया जाता है। एक नवोदय के बच्चे को जिस प्रकार से वो डेवलप होता है कि वो 6वीं क्लास से अपने माता पिता से दूर रहता है, शिक्षकों के बीच रहता है, सहपाठियों के बीच रहता है, कैसे तालमेल बैठा के चलते हैं दुनिया वालों से, ये सीखता है ना, अपने कपड़े खुद धोता है। तो ये सारी चीजें जो है आज की डेट में रेसिडेंशियल स्कूल्स में देखी जाती है ना। वो भी इंस्पायर्ड थी हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति से, है ना। तो हमने देखा कि ब्रह्मचर्य का जो एज है 0 से 25 वर्ष की उम्र जो होती थी वो ब्रह्मचर्य कहलाती थी। और जैसे ही बच्चा 25 ईयर क्रॉस कर लेता था तो 26 से आपका 50 साल तक गृहस्थ जीवन जीता था, जिसमें वो चाहे तो शादी कर सकता था या फिर घर वालों के साथ रह के राजकाल को संभालता था, है ना। फिर आता था बेटा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम वो आश्रम होता था जिसमें हम लोग 50 से 75 की एज तक का जो बच्चा रहता था, बच्चा नहीं वो इंसान, जब 50 साल से 75 साल की एज में जाता था
तो उसका एक दायित्व तो बन जाता था कि उसने जो ब्रह्मचर्य और वान गृहस्थ में, ब्रह्मचर्य में और गृहस्थ में जो उसने शिक्षा ग्रहण की, अपने आप को जिस काबिल बनाया कि वो लोगों के काम आ सके। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम में ना, तो उसमें बच्चा जाता था कहां, वन में जाता था, लोगों को सेवा देता था, है ना। उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया, उसने पूंजी का अर्जित किया है तो उसको बांटता था, धर्मार्थ कार्यों में लगाता था, ये सारी चीजें करता था, राइट। उसके बाद आता था बेटा संन्यास। जैसे ही बच्चा 75 प्लस का एज में पहुंच जाता था, तब क्या होता था बेटा, वो पहुंच जाता था, संन्यास ले लेता था। संन्यास इन द सेंस वो उसकी जितने भी समाज के प्रति जो मोह माया है वो दूर हो जाती थी, है ना, और वो भगवान की चिंता, धार्मिक साधना, अनुसरण, ये सारी चीजों में अपना ध्यान लगाता था। ठीक है, तो ये होता था बेटा। तो ये हमने क्या देखा, 4 आश्रम प्रणाली में। फिर आता है बेटा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, है ना, उसमें जो केंद्र थे वो थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, है ना। आप लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो सुना ही होगा, जिसे जो मध्यकालीन आक्रमण थे, है ना, उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। तो उसमें क्या होता था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ पे चीन, जापान, रशिया, है ना, नॉर्वे, ये सारी जगहों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और इनमें नालंदा में एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिल जाता था। वहां के जो गुरुकुल होते थे ना, सॉरी, वहां के जो गुरु होते थे वो पहले इंटरव्यू तो लेते ही थे, लेकिन जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो द्वारपाल होते थे वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, लॉजिकल क्वेश्चंस। उसको सिर्फ 20 से 30% बच्चे ही सॉल्व कर पाते थे और वो नालंदा में प्रवेश ले पाते थे। वो फर्स्ट चरण था बेटा। जैसे आज की डेट में जो भी स्कॉलर्स होते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, ऐसे कैम्ब्रिज, ये सारी यूनिवर्सिटी में जाने की तमन्ना रखते हैं। वैसे ही पहले हमारा भारत जो है ये सारी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही भारत विश्व गुरु के नाम से नहीं जाना जाता, है ना। फिर आता है बेटा तक्षशिला। तक्षशिला को तो जानते ही होंगे, हमारे चाणक्य जो थे तक्षशिला से ही तो थे, है ना। तक्षशिला का एक आचार्य जिसने चंद्रगुप्त जैसा भावी सम्राट निकाला, है ना। ये सारी चीजें केंद्र में, ये सारे प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था थी। फिर आता है बेटा तक्षशिला कहां पे क्या बोलना चाहिए आपका, ये होती थी एजुकेशन सिस्टम। ये तो हमने देख लिया कि शिक्षा का केंद्र कहां था। अब हम देख रहे हैं कि भैया शिक्षा के केंद्र में पढ़ाया क्या जाता था। क्या पढ़ाया जाता था, देखो, वेद, गणित, खगोल, आयुर्वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। वेद जो है उन लोगों को पढ़ाया जाता था जो एक्चुअल में स्कॉलर्स थे। उच्च शिक्षा में वेद एक्चुअल में पढ़ाया जाता था, लेकिन वेद में क्या सीखते थे बच्चे, धार्मिक अनुष्ठान, है ना, रीति रिवाज, किस प्रकार से यज्ञ हवन करना, ये सारी चीजें सीखते थे। गणित में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया शून्य की खोज हो गई, है ना, दशमलव प्रणाली हो गई। ये सारी चीजों की खोज किसने की थी, हमारे भारत के ही वैज्ञानिकों ने की थी, हमारी भारत के ऋषि मुनियों ने ही की थी, है ना। चरक संहिता हो गया आपका, है ना, जो प्लास्टिक सर्जरी होता है, सुश्रुत संहिता हो गया, है ना, ये सारे लोगों ने क्या किया था, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, अंग प्रत्यारोपण हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है हमारी इंडिया की ही देन है ना बेटा। फिर आता है बेटा आपका भाषा विज्ञान। भाषा में क्या होता है बेटा, भाषा कौन कौन सी थी, देखो, संस्कृत में दी जाती थी शिक्षा, पाली और प्राकृत में भी दी जाती थी। एक बात समझ नहीं आया कि भैया वेद जो लिखे थे संस्कृत में लिखे थे, पाली और प्राकृत भाषा को भी शिक्षा की भाषा क्यों बनाया गया था। एक डाउट तो आता ही है सबके मन में, है ना। तो आइए जानते हैं इसका मतलब। संस्कृत जो थी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी, लेकिन जो कॉमन लोग थे वो पाली और प्राकृत भाषा बोलते थे, क्योंकि यदि देश का विकास करना था उस टाइम भी तो लोगों का शिक्षित होना जरूरी था, उन तक ज्ञान पहुंचाना आवश्यक था। इसलिए जो गौतम बुद्ध और महावीर जैसे जो संत हुए, उन्होंने अपनी जो भी ज्ञान थे वो पाली और प्राकृत भाषा में दिया, राइट। इस वजह से पाली और प्राकृत भाषा को भी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक भाषा दिया जाता है। आपके वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी। लोगों को लगता है कि नहीं भाई संस्कृत ही थी, क्योंकि पाली प्राकृत को लेना हम भूल जाते हैं।
तो याद रखिएगा पाली और प्राकृत को भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आते हैं बेटा देखो उच्च शिक्षा के विषय। उच्च शिक्षा के विषय कौन कौन है? देखो बेटा वेद। वेद में क्या बच्चा हमने देखा था, अभी मैंने बताया था आपको कि वेद में क्या सीख रहा था बच्चा? धार्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीख रहा था, है ना। कैसे धार्मिक कर्म कांड होते हैं, आध्यात्मिक कैसे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है ना। ये सारी चीजें जो है वेदों में कही जाती थी। और वेदों का ज्ञान जो है उच्च शिक्षा, यूनिवर्सिटीज, जब बच्चा स्कूल एजुकेशन कर लेता था प्राचीन काल में, उसका जो यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता था वो सब्जेक्ट क्या था बेटा? वेद। फिर आता है बेटा गणित, तर्क व बुद्धि का विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया शून्य, दशमलव, बिंदु, है ना। ये सारी चीजों की जो खोज हुई थी वो हमारे इंडिया में ही तो हुई थी। और इसी बेसिस पे, गणित के बेसिस पे, गणित को जो है सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट नहीं बनाया जाता था, गणित को जो है उस टाइम जो है लॉजिकल रीजनिंग का एक बेस बनाया जाता था। आपको याद होगा कि गणित का ही यूज करके खगोल वैज्ञानिकों ने क्या किया था? ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया था। जब हमारे जो मॉडर्न, क्या बोलना चाहिए, मॉडर्न टेलीस्कोप नहीं थे, उसके बावजूद भी जो हमारे आर्यभट्ट थे, है ना, ये सारे लोगों ने क्या किया था? ब्रह्मांड में कितने ग्रह होते हैं, नक्षत्र कैसे होते हैं, है ना, पृथ्वी गोल है, ये सारी बातों के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। विदाउट एनी प्रेजेंट जो पावरफुल टेलीस्कोप हैं, जो कई कई हजार प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं, उनकी खोज नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी उनके पास वो ज्ञान था जो खगोल विज्ञान जानने के लिए उनको मोटिवेट किया। मोटिवेट क्या किया? उनको एक्चुअल में नॉलेज था भाई। मोटिवेशन क्या बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन आता होगा, सेल्फ रियलाइजेशन से आता था, है ना। फिर आता है बेटा युद्ध विज्ञान, रक्षा व नेतृत्व कौशल। भैया जब बच्चा प्रॉपर जो है स्कूल एजुकेशन कर लेता था, उस टाइम जब वो यूनिवर्सिटी से निकल जाता था, तो उसको युद्ध विज्ञान भी सिखाया जाता था। क्योंकि जब कभी भी या तो वो बनता था सैनिक, या फिर राजा, या फिर सेनापति, या फिर खुद से सेल्फ डिफेंस के लिए भी तो कुछ चीजें होती थी, उसके लिए भी युद्ध विज्ञान सिखाया जाता था। रक्षा और नेतृत्व कौशल, जिससे उनका नेतृत्व कौशल कैसे होता था? क्योंकि यदि कोई राजा है, उसको यदि तुम क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहे हो, उसको तुम जो है रणनीति कैसे बनाते हैं, कूटनीति क्या होती है, ये सारी चीजें नहीं सिखा रहे हो, तो आगे चल के वो राज्य का कुशल नेतृत्व कैसे कर सकता था? ये सारी बातें थी, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आप लोगों का क्या, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। अब आते हैं बेटा क्या में, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में क्या था बेटा? मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में जो है आप लोगों का, जब नए शासन आए, है ना, मध्यकालीन में क्या था? देखो भाषा की जो एक्चुअल में जो भाषा थी, क्वेश्चन आता है बेटा, मध्यकालीन में जो भाषा, शिक्षा की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? अरबी और फारसी प्रमुख शिक्षा भाषाएं थी। क्यों? क्योंकि बेटा जब सोचिए, है ना, जब नए शासक आए, सल्तनत आए, मुगल साम्राज्य आया, तो क्या सिर्फ राजा, है ना, तो क्या सिर्फ क्या बोलते हैं, राजा के बदले राजा ही थोड़ी आया था, राजाओं के साथ साथ उनके सोचने के तरीके आए थे, है ना बेटा, उनके शासन चलाने की जरूरतें आई थी, शिक्षा का ढांचा भी बदला, है ना। आज की क्या बोलना चाहिए, इस स्लाइड में जो है हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, कि किस प्रकार से जो है मॉडर्न जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है वो किस प्रकार से आपकी इफेक्ट करी दुनिया को, है ना। जैसे कि ऑफिशियल काम आज की डेट में जो अंग्रेजी और हिंदी होती है, वैसे ही पहले जमाने में, मतलब मध्यकालीन शिक्षा पद्धति के टाइम में अरबी और फारसी को क्या कहा जाता था, जो एक्चुअल में ऑफिशियल लैंग्वेज कही जाती थी, है ना। जो फारसी लैंग्वेज थी बेटा, वो राजकाज और दरबार की भाषा होती थी, है ना। और धार्मिक व उच्च शिक्षा के लिए अरबी का प्रयोग होता था, है ना बेटा। जो भी व्यक्ति शासन या प्रशासन करता था, है ना बेटा, उनको तो ये सारी भाषाएं सीखना बहुत इंपॉर्टेंट ही हो जाता था। अब सवाल उठता है कि पढ़ाई होती कहां थी? दो स्तर होते हैं बेटा, पढ़ाई होती कहां थी, हम देखेंगे कहां, इनके केंद्र कहां थे शिक्षा के, वो थे प्राथमिक और उच्च। जो प्राथमिक जो शिक्षा होती थी उसको मकतब में बोला जाता था, और जो उच्च शिक्षा होती थी उसको मदरसे बोले जाते थे। आज भी मदरसे चलते हैं, जो हमारे मुसलमान भाइयों हैं उनके जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो पहले क्या करते हैं, प्राथमिक शिक्षा मकतब में करवाते हैं। मकतब में क्या होता है बेटा, मकतब में जो छोटे बच्चे होते हैं वो मस्जिद से रिलेटेड रहता है,
है ना, मस्जिद के आसपास ही रहता है, उसमें क्या होता है, जो अक्सर क्या बोलना चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जो बेसिक नॉलेज होता है धर्म का, व्यवहारिक बातें सिखाई जाती थी। उस टाइम भी ऐसे ही होता था। वैसे ही मदरसे में क्या होता था बेटा, मदरसों में क्या होता था, जब बच्चा बड़ा हो जाता था और मदरसे में जाता था, है ना, तो ये आज के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेसिस पे था, जहां उच्च ज्ञान दिया जाता था बेटा, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या वहां जो है क्या पढ़ाया जाता था, आखिर उसका उद्देश्य होता क्या था, है ना बेटा। ये सारी चीजें हम लोग क्या बोलना चाहिए, देखना है। तो उद्देश्य क्या था बेटा, धार्मिक अध्ययन, और क्या था, प्रशासनिक कर्मी की तैयार करना। धार्मिक अध्ययन जो है, जो शासक आए उनको धार्मिक अध्ययन तो करवाया जाता था लोगों को, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम तब हुई क्योंकि वो एक लिमिटेड संख्या में आए थे। मुगल्स जो आए थे, उनको शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्चुअल में कुशल कारीगर या फिर कुशल सैनिक कैसे उनको मिलते, कुशल कर्मचारी कैसे मिलते, इसलिए उन्होंने जो गांव के या फिर उस एरिया की जो एक्चुअल में जो अच्छे नौजवान होते थे, जो पढ़ाई में थोड़े से होशियार होते थे, उनको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जो है ये सारी शिक्षा पद्धति को भी लाया गया, है ना बेटा। अब जो भी पाठ्यक्रम में पढ़ा जाता था वो धार्मिक और लौकिक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था। कुरान, है ना, धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ तर्कशास्त्र, फारसी, गणित आदि पढ़ाया जाता था, है ना बेटा, ताकि जो छात्र है सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से भी क्या होना चाहिए, शिक्षित हो सके। इससे होता क्या था कि उनका जो शासन चलाने के लिए जो एक्चुअल में जो है ना, उनके जो कर्मचारी होते थे वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होती थी, उनको उनके धर्म का ज्ञान भी होता था, जिससे वो क्या करते थे, बाकी लोगों को प्रेरित करते थे, है ना, कि हमारा जो धर्म है बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें वो करते थे, है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड जो रहती थी उनके विशाल साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उनको नौकरी की जरूरत तो पड़ती थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, लोगों की भर्ती करने स्टार्ट किया था, है ना बेटा। ये सारी चीजें थी। फिर क्या होता था बेटा, आगे देखो, मध्यकाल में शिक्षा के राजाओं, नवाबों, बादशाहों का भारी संरक्षण था, है ना बेटा। ये सारी चीजें थी। और क्या बोलना चाहिए, जो फिरोज शाह तुगलक थे, शाहजहां थे, अकबर थे, है ना, इन्होंने क्या किया, कई मकतब और मदरसों की स्थापना की। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तब आप जानेंगे कि मकतब और मदरसों की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, है ना। विद्वानों ने क्या किया था, उनको एक स्कॉलरशिप दी जाती थी। क्या आप मेरे को बता सकते हैं बेटा, जो मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसको क्या बोलते हैं? क्या आप में से किसी को पता है बेटा? चाहे तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग जो ऑनलाइन में देख रहे हैं। और बेटा आप लोग, मध्यकाल में जो स्कॉलरशिप दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? ये नाम याद रखना, ठीक है। इसको बोला जाता था बेटा वजीफा। क्या बोला जाता था बेटा? वजीफा बोला जाता था, है ना। जो अकबर के टाइम में जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? वजीफा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको, है ना। अब देखो, आपको दिख रहा होगा कि उनको संरक्षण में क्या क्या था। प्रारंभिक युग में साम्राज्य दिया गया, उत्तर काल में सीमित कर दिया गया। प्रारंभिक युग में जो है साम्राज्य का विस्तार होने के लिए क्या करते थे बेटा, है ना, शिक्षा का संबंध जो है धार्मिक चीजों से रखा जाता था, धार्मिक संस्थानों से था, है कि नहीं। जो चर्च होते थे, है ना, देखो यहां पे दिख रहा है आप लोगों का, शिक्षा और धार्मिक संस्थान में मस्जिद क्या करते थे, मस्जिद या फिर चर्च जो होते थे वो ईसाइयों के एक्चुअल में वो मदरसे थे, है ना। उनकी ईसाइयों के जो पढ़ाने की जो तरीके होते थे वो कहां पढ़ाए जाते थे बेटा? आपके चर्च में पढ़ाया जाता था। और फिर जो मंदिर और विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत माध्यम था शिक्षा का। इसमें क्या था? इंग्लिश माध्यम था बेटा। इंग्लिश में पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। मुगल काल में अंग्रेज आ चुके थे, लेकिन उनका जो विस्तार हुआ वो औरंगजेब की समाप्ति के बाद हुआ, जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे, है ना। यहाँ पे तो हम लोग बाल विकास के लिए हम लोग एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली क्या थी ये जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं,
है ना। तो उस बातें में हम हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, टेम्पल और स्कूल जो थे, आपके मंदिर, वो हिंदुओं के क्या बोलना चाहिए, शिक्षा प्रणाली के स्थान थे, केंद्र थे, जिसमें संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। और चर्च में जो है, जो ईसाई लोग थे, वो क्या करते थे, वो संबंधित माध्यम में, या फिर या तो क्या बोलना चाहिए, चाहे तो फारसी में पढ़ा रहे हैं, या फिर वो कहीं विशेष क्षेत्र से आए हैं तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, वो या तो चाहे संस्कृत या हिंदी में पढ़ा सकते थे, वो उनकी इच्छा थी। फिर आता है बेटा मदरसा, जिसमें फारसी और अरबी माध्यम में, है ना, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे हैं उनको पढ़ाने के लिए, या फिर मुगल काल में ये सारी चीजों को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता था, इस माध्यम का यूज किया जाता था। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा। इसमें मदरसा में जो है ना, क्योंकि देखो मध्यकालीन शिक्षा में जो सम्राट थे वो क्या थे, मुगल थे, तो उनको अरबी और फारसी के साथ साथ भैया उनको एक्चुअल में जो लॉ होता है, लॉ का इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि उनके जो लॉ थे वो तो उधर से अरब से लेके आए थे। अब उनको पढ़ने के लिए भी तो हमारे इंडिया के लोगों को काबिल बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए बेसिक बेसिस में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे एक लिखा है बेटा कि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। बिल्कुल सही बात है ना। जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली ने भारत में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिक ज्ञान, है ना बेटा, जो बहुभाषिक ज्ञान की नींव जो रखी, एक शिक्षक के रूप में आपको ये समझना होगा बेटा, है ना बेटा, कि अब शिक्षा कभी रुकती नहीं है, वह युग, शासक और समाज की जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदलती है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, अज्ञान का नाश। क्लियर है बेटा, यहां तक आगे बढ़े बेटा, आपको समझ में आ रहा है बेटा। चलो फिर आता है बेटा, देखो नेक्स्ट। अब देखो हम लोगों ने मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब जो है मध्यकाल के बाद जो मध्यकाल थी वो 10वीं से 12वीं सदी तक थी। उसके बाद जो 16वीं 17वीं या फिर 14वीं शताब्दी में जो अंग्रेजों का आना तो हो गया था, है ना, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। तो देखो ब्रिटिश कालीन शिक्षा आयोग एवं समितियां, क्योंकि बेटा देखो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिश कालीन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे, यहां तक कि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है बेटा, है ना, क्योंकि इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में एक लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, वो राजकाज की भाषा है। जितना इंपॉर्टेंस हिंदी को दिया जाता है उससे थोड़ा या फिर बराबर का इंपॉर्टेंस आज की डेट में इंग्लिश को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा जो अंग्रेज हमें 400 सालों तक 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखे और उन्होंने पूरा शासन व्यवस्था हमारी पूरी नस्लों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश की, है ना, तो आज की डेट में भी हम इंग्लिश को धीरे से बाहर नहीं निकाल पाए। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि इंग्लिश आने की वजह से जो है हमारा जो इंडिया है वो पश्चिमी देशों से जुड़ पाया, है ना बेटा, पश्चिमी देशों से जुड़ पाया। और जो भी अनुसंधान होते थे, रिसर्च, है ना, वो सारी चीजों को करने के लिए हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बेनिफिशियल हो पाई। किसी भी इंडियन को यूनिवर्सल लेवल पे ले जाने के लिए इंग्लिश का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति से हुई है। तो देखो इसमें कुछ मैंने 3 आयोग के बारे में बताया है। एक होता है मैकाले का मिनट आयोग, जिसका शुरुआत कब हुआ था बेटा, 1835 में हुई थी, है ना, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था मतलब कैसे, है ना, 18वीं से 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति का विस्तार हुआ था बेटा, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, है ना, अपना भारत पर पूरा अधिकार कर लिया था उसने, तो भारतीय शिक्षा में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था, जो कि इस प्रकार से शिक्षा आयोग आने पे चलता है बेटा, है ना। अब अंग्रेज जो है भारतीयों को एजुकेट क्यों करना चाहते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मुगल आए थे, मुगल को अपनी साम्राज्य चलाने के लिए एक कुशल अधिकारियों की जरूरत होती थी, तो उन्होंने अरबी फारसी में ज्ञान दिया। वैसे ही जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी देखा कि भैया इनको अरबी फारसी आती है, हिंदी आती है, पाली प्राकृत आती है, इंग्लिश तो आती ही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम को क्या बोलना चाहिए, शिक्षा का मेन माध्यम बताया। मैकाले ने क्या किया, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का
माध्यम बनाया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्यों बढ़ावा दिया भैया? इसका मुख्य सिफारिश क्या थी इस आयोग की, है ना? आपको क्या बोलना चाहिए? असर्शन रीजन क्वेश्चन में पूछ सकता है बेटा कि जो मैकाले का मिनट था, है ना, मिलेट आयोग था, उसने क्या किया था? 1835 में आया पहला सेशन। सेकंड, इस आयोग की मुख्य सिफारिश थी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। तो बेटा ए और बी सही है, बी और सी सही है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आते हैं ए और बी सही है, या तो ए सही है तो बी सही है, ए सही है और जो रीजन है उसकी पूर्ण व्याख्या करता है ना? ये सारी चीजों में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी बेटा। मैंने एक समरी वे में आपको दिया है, जब आप ये सारी चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेरे लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आप चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भी देख सकते हैं, है ना? आपके जो हमारी कंपटीशन कम्युनिटी की एप्लीकेशन है उसमें, है ना बेटा? तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो भी मैं लिखने बोलूंगा आप लोगों को लिखना है ना? फिलहाल अभी मैं लिखने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अभी आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को थ्रू आउट प्रोवाइड की जा रही है। जैसे हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को प्रॉपर जो है शीट दिया जाएगा। उस शीट में क्या करना है बेटा, आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें, जो भी क्वेश्चन हम डील करेंगे, उसमें जो छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीजें हम लोग बनाते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा? बट कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को मोस्ट ऑफ द चीजें जो है प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करूं, है ना? ताकि हम लोग क्लास में ज्यादा चीजें कवर कर सके, ठीक है ना? चलेगा ना बेटा? चलो, अब अंग्रेजों को जरूरत थी क्लर्क की। अब क्लर्क कैसा करता है? क्लर्क की सोच समझ तो ज्यादा रहती ही है। वो क्या करता था? शिक्षा में नीति आयोग जो भी बोलता था, शिक्षा की जो नीति आयोग जिसने बनाया था, वो जो भी बोलता था क्लर्क वही सब काम करते थे बेटा, है ना? अब देखो, मैकाले का जो मानना था ना, वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को मानता था। जो लॉर्ड मैकाले है ना, उसने क्या किया था? फिल्ट्रेशन सिस्टम को मानता था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा? मैकाले ने क्या बोला? मैकाले ने ये बोला था कि भैया हमको हर एक ग्राउंड लेवल पे जाके भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने की नीड नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल में राजा महाराजा है ना, जो राजा महाराजा है ना, उनको जो है उनके बच्चों को शिक्षित करना है। जैसे जैसे हम इनके उच्च लेवल के जो भारतीय हैं, जो अच्छे पद में बैठे हैं, उनको यदि हम अंग्रेजी सिखा दिए तो फिल्टर होते 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 निम्न क्षेत्र के लोगों तक आ जाएगी। मतलब वो अपने आप ही सीख जाएंगे। ये सारी बातें बोलता था, है ना? क्योंकि समाज का क्या बोलना चाहिए, अंग्रेज एक्चुअल में समाज का पूरा विकास वो तो नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपना काम निकालना चाहते थे, है ना बेटा? तो उसने ये तक कहा कि जो एक अच्छा यूरोपीय संग्रहालय होता है ना, उसका एक बुक शेल्फ जो है वो उतना ज्यादा नॉलेजेबल है जितना कि पूरा भारत का यूनिवर्सिटी जितना नॉलेज रखता है, ऐसा उसने बोला था। खैर ये बात तो पढ़ने से ही झूठ लगती है ना? क्या बोला मैंने बेटा? मैकाले का मानना था कि जो उनके यहाँ के, जो उनकी यूरोपीय पुस्तकालय की जो अलमारी का एक तख्ता है, बुक शेल्फ है ना, उस पे जो ज्ञान है वो भारत और अरब जो समूचे देश होते हैं ना बेटा, उस समूचे देश के साहित्य से अधिक ज्यादा मूल्यवान है। एक्चुअल में वो ऐसा बोला था बेटा, है ना? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ बेटा कि हमारी जो पारंपरिक है ना, जो शिक्षा पद्धति जिसमें संस्कृत और मदरसा की शिक्षा पद्धति जो थी वो पिछड़ गई बेटा, है ना? वो अंग्रेजी शासन का वो सम्मान की भाषा बन गई। मतलब जिसको अंग्रेजी आती है वो एक्चुअल में उच्च पद पाने के अधिकारी है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो उच्च पद पाने का अधिकारी नहीं है। एक्चुअल में आज की डेट में भी यही होता है बेटा। लेकिन क्या करें, अंग्रेजी को हम लोगों ने इतना ज्यादा अपने लाइफ में गुजार दिया है कि उसको बाहर निकालना एक झटके का काम नहीं है बेटा, है ना? फिर आता है बेटा, देखो मुख्य सिफारिशें क्या थी बेटा इनका, है ना? मैकाले की मिनट पद्धति में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया इसने, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, भारतीयों को अंग्रेजी सीख वाला वर्ग बनाना, ये दोनों मुख्य सिफारिश थी। इसका प्रभाव क्या हुआ बेटा?
भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया। क्लियर है बेटा? अब आता है बेटा वुड्स डिस्पैच। इन्होंने क्या किया? 1854 में ये आए। इनका क्या था उद्देश्य? शिक्षा प्रणाली का पुनर्गिंग, है ना, पुनर्गठन, शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन। ये पुनर्गठन लिखा है बेटा, है ना। पुनर्गठन है बेटा, है ना। इन्होंने क्या किया था? इनका जो एक्चुअल में काम था क्या था बेटा? उन्होंने क्या बोला, शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठन किया, है ना। और उनकी सिफारिशें क्या थी बेटा? देखो तो, प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। उन्होंने बोला कि भैया जो प्राथमिक शिक्षा लगाई जा रही है उसमें मातृभाषा में शिक्षा दो बच्चों को। बच्चे शुरू से अंग्रेजी सीख के क्या करेंगे? उनको आता ही नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है। मेन बात, सीधी बात, वो हमारे बच्चे काम की नहीं, तो उनको अंग्रेजी सिखा क्यों रहे हो? उनको सिर्फ ये सिखा दो कि भैया घोड़ा लेके हम जा रहे हैं तो साइड हाथ बोलने से वो हट जाए, इतना ही सिखाओ उसको। सिंपल सी बात है ना। फिर आता है बेटा माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग। जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग करना इंपॉर्टेंट हो जाता था। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। याद रखना बेटा, विश्वविद्यालयों की स्थापना का जो सिफारिश किसने की थी? सबसे पहले वुड्स डिस्पैच ने की थी 1854 में। याद रखना बेटा। इसका प्रभाव क्या हुआ बेटा? कलकत्ता, बाने और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, है ना बेटा। मद्रास में, ये बॉम्बे है बेटा। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, है ना बेटा। अब देखो मैकाले ने जो है, मैकाले के 19 साल बाद जो है ना, कौन आया बेटा? वुड डिस्पैच आया। देखो 1935 से 1854, 19 साल बाद, है ना बेटा। उसके अप्रोक्स 19 साल बाद कौन आया बेटा? वुड्स डिस्पैच आया। इसने भारतीय शिक्षा, एक चीज और याद रखना, जो वुड डिस्पैच है ना, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है ना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वुड्स डिस्पैच वो क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। है ना बेटा। अब देखो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है बेटा? वुड्स डिस्पैच को। महाअधिकार पत्र, है ना, चार्ल्स वुड ने किया था बेटा, पहली बार एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर ढांचा बनाया था, है ना। उसने क्या कहा था कि नींव मजबूत करने के लिए प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाओ, लेकिन कॉलेज स्तर पे क्या करो? अंग्रेजी रखो, है ना बेटा। इसी सिफारिश का नतीजा था कि सन 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में क्या किया था? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और आज जो हम स्कूल से कॉलेज का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, उसकी नींव जो है ना बेटा, वो यहीं रखी गई थी। क्लियर है बेटा। पहला हमने क्या देखा? मैकाले का मिनट 1835 में आया था। वुड डिस्पैच देखो 1835 से 1854 में आ रहा है। वो क्या बोल रहा है?
वो बोल रहा है शिक्षा की प्रणाली को पुनर्गठन करना है अपने को सभी को अंग्रेजी नहीं सिखाना है। प्राथमिक शिक्षा में क्या करना है, लैंग्वेज जो है मातृभाषा मदर टंग में ही बातें करनी है बच्चों से, ताकि वो इस काबिल बन जाए कि वो हमारी बातें मान सके, है ना। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई कि जो है हमारे क्लर्क बन जाएं, उन ज्यादा सोच विचार ना करें, हम जो बोले वो वही माने, इसके लायक बन जाएं। और विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखना बेटा, विश्वविद्यालयों की स्थापना। अभी जो नेट सेट का एग्जाम आ रहा है, सेट का एग्जाम आ रहा है, सेट के एग्जाम में भी बेटा ये क्वेश्चंस दिख सकता है तुमको। जो लोग पीजीटी ग्रेड का जो तैयारी कर रहे हैं 11-12 के, है ना, उसमें भी तो बाल विकास पूछना ही है, थोड़ा बहुत तो पूछेगा बिल्कुल, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। 1854 में वुड डिस्पैच ने क्या किया था, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी, है ना। तो इस प्रकार से है बेटा। अब तीसरा देखो बेटा आया क्या, हंटर आयोग। हंटर आयोग में क्या हो रहा है बेटा, हंटर आयोग में क्या हो रहा है, हंटर आयोग कब आया बेटा, 1882 में आया। इसमें क्या था बेटा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई थी, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा की थी। और इसमें की मुख्य सिफारिश क्या थी, है ना, मुख्य सिफारिश थी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा से धीरे धीरे हटना। सरकार द्वारा जो है ना, केंद्र सरकार जो है क्या बोल रही थी कि भैया केंद्र सरकार को माध्यमिक शिक्षा से धीरे धीरे हटाओ और राज्य सरकार को इन्वॉल्व करो और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दो, है ना बेटा। ये सारी चीजें दी गई थी। अब देखो समय बदला और 1882 में लॉर्ड जो है ना, क्या बोलना चाहिए आपका, रिपन ने कि कॉल में जो विलियम हंटर की अध्यक्षता पे जो हंटर कमीशन बना, है ना, क्या बोला मैंने बेटा, लॉर्ड रिपन, उस टाइम वायस राय थे वहां के, लॉर्ड रिपन। जब ये हंटर आयोग बना तो लॉर्ड रिपन जो है वायस राय थे इंडिया के, और क्या था बेटा, हंटर आयोग जो है किसने, किसके हंटर पे, विलियम हंटर की अध्यक्षता पर, है ना, हंटर कमीशन बना। इसका मुख्य काम क्या था बेटा, इसका मुख्य काम क्या था, इसका मुख्य काम यह देखना था कि 1854 में जो वुड डिस्पैच के बाद जो देश में क्या बदलाव आए। इसका मुख्य काम क्या था बेटा हंटर आयोग का, कि वुड डिस्पैच ने जो काम किए उस काम के बाद जो है इंडिया में कौन कौन से परिवर्तन आए, ये देखना सबसे प्राचीन एक्चुअल में काम था हंटर आयोग का, ठीक है। फिर क्या हुआ, हंटर कमीशन ने क्या कहा कि सरकार को अपना पूरा ध्यान प्राइमरी एजुकेशन, है ना, सरकार को अपना ध्यान जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को समीक्षा करने, मतलब सरकार को अपना ध्यान क्या बोल रहा था बेटा वो, कि जो प्राइमरी लेवल पे जो अपन एजुकेशन कर रहे हैं, करवा रहे हैं बच्चों की, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। मदर टंग पे दो तुम, वो बात अलग है, मदर टंग पे देना, हम वुड डिस्पैच नहीं किया था, लेकिन उसने देखा 1854 में 1882 में कोई सुधार ही नहीं आ रहा है भारतीयों में, तो उसने बोला कि भैया प्राथमिक जो शिक्षा है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, है ना, और इसके स्थान पे जो है लोकल बॉडीज को सौंप देना पड़ेगा, है ना। क्या बोला था मैंने क्या बोला था बेटा, इनका हंटर आयोग ने क्या बोला था कि सरकार जो है ना, अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार है वो क्या कर रही है, वो प्राथमिक शिक्षा पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो जो लोकल बॉडीज हैं उस टाइम, जो राज्य थे, राज्य तो नहीं थे उस टाइम, लोकल बॉडीज क्या थे, ग्राम थे, जो भी थे, उनको एक्चुअल में वो अधिकार दे दिया जाएगा कि भैया तुम जो है अपने लेवल पे लोगों को सिखाओ, और तुमको जो भी आइडिया चाहिए होगा या जो भी तुमको क्या बोलना चाहिए, मोटिवेशन चाहिए होगा, उसके लिए हम एक अधिकारी नियुक्त कर लेंगे, है ना। उसने हाई स्कूल में 2 धाराएं बनाने का सुझाव दिया। उसने हाई स्कूल में क्या किया बेटा, 2 धाराएं बनाने का सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, एक यूनिवर्सिटी जाने वालों के लिए, दूसरी व्यवहारिक व्यवसायिक। उसने 2 चीज बोला कि भैया जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग रिसर्च सेंटर के लिए जो है विश्वविद्यालय बनाया जाए, और जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए जो है अलग क्या बोलना चाहिए, शिक्षा का माध्यम को अलग किया जाए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा एमए, और हर कोई एमए पढ़ेगा जरूरी थोड़ी है बेटा, है ना। ये सारी चीजें थी। ऊपर तुमको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ और समिति का नाम लिखा है, जैसे ताराचंद समिति हो गया, सैडलर समिति हो गया, हार्टोग समिति हो गया।
रीडर समिति हो गया, है ना। ये लोग क्या करते थे बेटा, जो सैडलर समिति है ना बेटा, ये क्या थी, ये 1917 में आई थी। क्लियर है बेटा, 17 जैसे नहीं दिख रहा है क्या, 1917 में आई थी बेटा सैडलर समिति। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा यहां तक आप लोगों को, है ना। और जो हार्टोग समिति थी, है ना, वो बेटा कब आई थी, हार्टोग समिति कब आई थी बेटा, 1929 में आई थी। डेट याद रखेगा, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एक बार सुन लिए हो ना, घर जाके रिवाइज करने के बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, एक गैसिंग के बेसिस पे भी आप लोग थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो, है ना। 1929 में आया था। ठीक है बेटा, अब क्या बोल रहा है देखो, आपका जो है क्या बोलना चाहिए, सैडल आयोग ने क्या किया था, स्कूली शिक्षा में इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया था। जो सैडलर ने क्या बोला था, सैडलर आयोग ने जो 12th तक स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी उस पे उसने किसने जोर दिया, सैडलर समिति ने जोर दिया, है ना। और हार्टोग समिति ने क्या किया था बेटा, प्राथमिक शिक्षा में जो हो रहे हैं क्या बोलना चाहिए, वेस्टेज थे, क्या बोलना चाहिए, जो बैरियर्स थे, उनकी समीक्षाओं को जो हार्टोग समिति ने क्या किया था, जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स थी, है ना, कि क्यों हमारा जो बच्चा है वो इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचते पहुंचते भी बोदाई है क्यों, ये रीजन था। इसका रीजन फाइंड आउट करना हार्टोग समिति ने किया। भैया हमारी शिक्षा परिस्थिति में क्या चीज है जो वेस्टेज की तरह काम कर रहा है और बैरियर की तरह काम कर रहा है। वेस्टेज और बैरियर की तरह क्या है जो हमारे शिक्षा पद्धति में काम कर रहा है, इसके बारे में जानना क्या था बेटा, हार्टोग समिति ने इसके बारे में बात किया। ठीक है बेटा, तो फाइनली इस जो भी हम लोगों ने इस स्लाइड में पढ़ी उससे हमने क्या सीखा बेटा, कि बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, इंग्लिश मीडियम की मांग, ये सारी चीजें जो ब्रिटिश काल की देन है। अंग्रेजों का उद्देश्य जो था बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों का उद्देश्य जो था, भले भारत से उनके काम के लिए क्लर्क निकलवाना था, लेकिन अनजाने में ही सही उन्होंने अंग्रेजी से रूबरू करवाया हमारे इंडियंस को, जिससे हम लोग जो है इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम लोग का जुड़ने का एक क्या हुआ, एक इंटरेस्ट आया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक। देखो यहां पे लास्ट में लिखा भी है, इस आयोगों और समितियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। क्लियर है बेटा यहां तक, आगे बढ़े बेटा। अब देखो जो मैंने डेट मेंशन किए ना बेटा, देखो मैकाले की मिनट पद्धति जो 1835 में आई, हमेशा याद रखना 1835 इन द सेंस मैकाले की मिनट पद्धति। वुड डिस्पैच जो है 1854 में, हंटर आयोग 1882 में। बेटा 3-3 करके याद करना है अपने को, कर लोगे यार, पक्का कर लोगे ना, अच्छा ठीक है। तो ये था हमारा ब्रिटिश कालीन शिक्षा आयोग एवं समितियां। अब देखते हैं बेटा हमारा अगला स्लाइड। अब देखते हैं हमारा अगला स्लाइड, देखो विश्वविद्यालय आयोग और उनके योगदान। अब जब ब्रिटिश कालीन में जब तुमने देखा होगा कि जो है आपका वुड्स डिस्पैच ने विश्वविद्यालयों की स्थापना का सिफारिश रखी थी, है ना, और व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों ब्रिटिश कालीन जो ये दोनों आयोग थे, इन दोनों आयोग के पुराने जो कर्म थे उसके बेसिस पे हमारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी, है ना। अब देखो कौन कौन से आयोग कौन कौन से वर्ग में बने हैं। देखो विश्वविद्यालय आयोग, सबसे पहले कौन आया बेटा, विश्वविद्यालय आयोग आया, है ना बेटा। 1854 में वुड डिस्पैच के बाद जो भारतीय यूनिवर्सिटीज बनी, है ना, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत आते आते हमारी क्या हो गई बेटा, हमारी जो हायर एजुकेशन में जो भारी अव्यवस्था फैलने लगी थी, है ना, कॉलेजों में छात्रों की संख्या तो बढ़ रही थी, जो कॉलेजेस थे उसमें छात्रों की जो संख्या है वो तो बढ़ रही थी, लेकिन जो है पढ़ाई का स्तर गिर रहा था। अंग्रेज सरकार को जो है ना एक्चुअल में एक डर सताने लगा था कि जो यूनिवर्सिटीज हम बना रहे हैं यार,
वो जो है कहीं भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ न बन जाए, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए और जो उसको नियंत्रित करने के लिए बेटा क्या किए थे बेटा, उन्होंने नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर विशेष आयोग बनाए। उसी आयोगों में से एक था एक विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, हार्टोग समिति, है ना बेटा। अब देखो ये सारी चीजें थी। अब देखो इस विश्वविद्यालय आयोग ने क्या किया था, विद्यालयों की स्थिति की जांच की थी, है ना बेटा। विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच किसने की थी, विश्वविद्यालय आयोग ने की थी, है ना बेटा। क्लियर है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को बेटा सामने जो बैठे हैं एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि जीवन में पहली बार ऐसा कुछ आयोग वगैरह पढ़ रहे हैं, सर ये सब क्या है बेटा। ये सब जो है आप लोगों को जिले जो गिफ्टेड क्वेश्चंस आते हैं ना, ये उसी का मटेरियल है। इससे बाहर गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, क्योंकि उनको पता है ये जो चीजें हैं, क्योंकि पूरा थ्योरीज जो है मैं आप लोगों को ऐसा कहानी बेसिस पे बता रहा हूं, है ना। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, जिसकी बेसिस पे आपको ये सारी चीजें याद होगी, ठीक है बेटा। बाकी नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करना इस आयोग का क्या था बेटा, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था। फिर देखो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी विश्वविद्यालय आयोग की, जो 1902 में बनी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन का पुनर्गठन, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार। विश्वविद्यालय प्रशासन का पुनर्गठन और पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार। और भारतीय विश्वविद्यालय पर इसका प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा, 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके बेसिस पे पारित हुआ बेटा, विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में था उसके बेसिस पे पारित हुआ। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, कुछ डाउट है बेटा, हाँ बोलो। हाँ बेटा, विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में बना, जिसके बेसिस पे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय, आगे बताऊंगा ना, बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय बन के आया। जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन के आया, है ना बेटा, तो उसने देखा कि भैया यूनिवर्सिटी सिर्फ परीक्षा लेने की एक बॉडी बन गई है। यूनिवर्सिटी क्या जो है, परीक्षा लेने की बॉडी बन गई है ना बेटा। तो उसने ये सारी चीजें देखा कि वहां रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन तो पढ़ाई नहीं जा रही है, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं उनसे इंडियंस पढ़ना नहीं चाहते, और जो इंडियंस हैं उनको प्रॉपर जो है एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलेट करने के लिए कोई इंडियन प्रोफेसर रख देते थे, अदरवाइज जितने भी थे वो ब्रिटिशर्स ही पढ़ाते थे, है ना बेटा। अब देखो क्वालिटी टीचिंग की बढ़ रही थी, तो उसने क्या किया था, सर थॉमस राले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। सर थॉमस रॉले की अध्यक्षता में क्या बनाया बेटा, एक आयोग बनाया, जिसे विश्वविद्यालय आयोग बोला जाता है ना बेटा। इस आयोग ने कहा कि भैया यूनिवर्सिटी चलाने वाली कमेटियों में सुधार करना होगा, है ना। कॉलेजों की मान्यता को और नियम कड़े करने होंगे। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस जैसे खोले जा रहे हैं विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन के, विदाउट एनी नॉर्म्स के, है ना। उस बेसिस पे क्या बोलना चाहिए, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई कि भैया तुम यदि यूनिवर्सिटी बना रहे हो तो तुमको ये चीजें फॉलो करनी है, ये क्वालिफिकेशन रखनी है ना। ये सारी चीजों की पढ़ाई गई। अब देखो शिक्षा के नियम को, शिक्षा के जो स्तर है, शिक्षा की जो पढ़ाई की जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता था, है ना। 1900 इसी आयोग की सिफारिश पे जो 1904 का भारतीय क्या था, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, है ना बेटा। सरकार यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी इसके बेसिस पे। सिंपल सी बात है, जब कभी भी आज भी देख सकते हो, या फिर जो आज पे नहीं बोल रहा हूं, जब कभी भी क्या बोलना चाहिए, गवर्नमेंट को इंडियंस पे नियंत्रण करना होता था तो अपने हिसाब से एक अधिनियम पारित कर देती थी,
जिसके बेसिस पे पूरे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो उस बेसिस पे एक्ट करने लग जाते थे। ठीक है बेटा। फिर आता है देखो सैडलर आयोग। सेकंड कौन है बेटा? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग में देखो देखो एक्चुअल में रियलिस्टिक फोटो मैंने ऐड की है। सैडलर आयोग में जो तीन छह लोग थे, इन्होंने ही सैडलर आयोग बनाया था 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए बनाया गया था ये, है ना। मुख्य सिफारिश क्या थी भैया इसकी? इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच समन्वय संपर्क स्थापित करना, +2 प्रणाली की नींव रखी गई। आप लोगों का जो मार्कशीट है, जो 2024 से पहले पढ़ रहे थे बच्चे, वो सारे लोग अपने 12th के मार्कशीट में देखे होंगे या फिर 2018 तक के ही चला होगा। उसके बाद तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से लागू हुई थी। तो यही चीज थी बेटा, जो 10th को जो है इंटरमीडिएट बोला जाता था। जब इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हो जाती थी तो बच्चा शादी के लायक हो जाता था, क्लर्क बनने के लायक हो जाता था, है ना। उसके बाद जो आगे की जो पढ़ाई होती थी +2, है ना, इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था बेटा? सैडलर आयोग ने किया था। क्लियर है बेटा यहां तक? सैडलर आयोग ने क्या किया था? सैडलर आयोग ने जो, और आज की डेट में तुमने देखा होगा, अब जो आज की डेट में जो बच्चा 2025 या 2024 में 12th पास कर रहा है, तो उसके क्या बोलना चाहिए, अब जो शिक्षा प्रणाली क्या हो गई बेटा? 10+2+, है ना, 3+, ऐसा करके हो गई है। मैंने इससे पहले यहां पे कुछ लिखा था, उसको डिलीट कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इंटरमीडिएट कॉलेजेस की स्थापना हुई, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित हुआ, है ना बेटा। अब देखो, जब 1917 में सैडलर आयोग बना, है ना बेटा, तो डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में यह आयोग बना था। इसका पूरा नाम क्या था? माइकल सैडलर। इसकी अध्यक्षता में, है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय भी कहते हैं इसको जनरली, कोलकाता विश्वविद्यालय की क्या बोलना चाहिए, जांच के लिए ही बनाया गया था, है ना। लेकिन इसने पूरे देश की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया था। भले ही ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था, लेकिन वो पूरे देश के विश्वविद्यालयों की जांच किया गया। तो देख सकते हो कि कितनी कैसी क्वालिटी रही होगी कि पूरे विश्व बोलता हूँ, पूरे देश की शिक्षा पद्धति, शिक्षा विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए सैडलर आयोग काफी पर्याप्त था। यही 6 महानुभावों की टीम थी ना, 7 लोगों की जो टीम थी, इन्होंने ही पूरा अध्ययन कर डाला। सैडलर आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिसको आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा में, सेकेंडरी एजुकेशन में सुधार करना होगा। उसने ये बोला, क्या बोला था? अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में, शिक्षा पद्धति में सुधार करना है तो हमको क्या बोलना चाहिए? सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, जो माध्यमिक शिक्षा है उस पर सुधार करना होगा। ऑब्वियसली बात है, 10th के बाद बच्चा जो है कॉलेज ही जाता था, तो माध्यमिक शिक्षा पे यदि बच्चों का बेस स्ट्रांग रहता था तो वो आगे चल के जब हम उसको एक्चुअल में कॉलेज वाली एजुकेशन देते थे, उस पर वो बेहतर अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था। लेकिन जो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे बचपन में, वो आगे चल के कॉलेज में पहुंच जाते थे तो ढंग से पढ़ाई नहीं करते थे। यही सारी बातें बोल रहे थे वो लोग, है ना। बच्चे पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे है ना बेटा। तो इसने क्या बोला, स्कूल के बाद जो है डिग्री कॉलेज से पहले अपन क्या करेंगे, 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स होना चाहिए। आज जो हम लोग जो 10+2 की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना बेटा, 11-12 को देखते हैं, तो उसकी जो स्पष्ट नींव है वो किसने रखी थी बेटा? किसने रखी थी? सैडलर आयोग ने रखी थी। जो 10+2 जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे 12 तक, वो किसकी देन है? सैडलर आयोग की देन है, जो 1917 में बना था बेटा। सोच लो, 1917 का एजुकेशन क्या बोलना चाहिए, पैटर्न हम आज तक फॉलो करके आए थे। जब NEP 2020 आया तब जाके हमने इसको सुधारा है, और अब जो है यूनिवर्सिटीज लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी शिक्षा पद्धति में सुधार हो रहा है ना बेटा। ये सारी चीजें थी। अब देखो तीसरा क्या आता है बेटा? हार्टोग समिति। हार्टोग समिति है 1929। 1902 में क्या आया बेटा? विश्वविद्यालय आयोग आया। सैडलर आयोग क्या बोला? 1917 में आया। हार्टोग समिति क्या आया? 1929 में आई,
है ना बेटा। हार्टोग समिति का कब आई? 1929 में आई। इसका कहना क्या था बेटा? इसका कहना क्या था? इसने ही बोला कि भैया शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो हमने ये सिफारिशें करनी होगी गवर्नमेंट से। पाठ्यक्रम में विविधता लानी होगी, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना होगा, शिक्षकों की प्रशिक्षण में सुधार करना होगा, है ना, और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित हुआ, लेकिन सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हुई। एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो बीएड है ना, बीएड का जो कोर्स टीचर एजुकेशन के लिए चलाया जा रहा है वो कौन से आयोग की देन है? वो बेटा हार्टोग समिति की देन है। ठीक है, 1929 में टीचर एजुकेशन की बात इन्होंने की थी। क्लियर है बेटा? याद रखना इस बात को, है ना। अब देखो क्या होता है, 1929 के आते आते देश में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या तो बढ़ गई थी, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि क्वालिटी टीचर्स ही नहीं थे। उनको ट्रेन करने वाला कौन था? है ना, ये सारी चीजें थी बेटा, है ना। क्लियर है बेटा यहां तक? तो इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया था, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है उन्होंने क्या किया था, फिलिप हार्टन ने एक हार्टेग समिति बनाई। उसने क्या बोला? उसने बोला भैया वोकेशनल एजुकेशन दो, है ना, जो बच्चे 10th के बाद आगे पढ़ना चाह रहे हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन दो, और जो बच्चे एक्चुअल में बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको बोल रहा है कि जो बच्चे एक्चुअल में बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिनके आगे पढ़ाई करने की नीड नहीं है, उनको वोकेशनल एजुकेशन दो। वोकेशन इन द सेंस जो भी हथकरघा, कढ़ाई, कुपी, जो भी चीजें करते हैं ना, वो सारी चीजों को ट्रेन करो बच्चों को। और जो बच्चे आगे करके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एमए करवाओ। जो हर कोई एमए करे जरूरी थोड़ी है, उस टाइम एमए बहुत बड़ी डिग्री होती थी बेटा। उस टाइम ये कॉमर्स, आर्ट्स में साइंस ये सब नहीं था। उस टाइम एमए कर दिया मतलब भैया महान इंसान है वो, पूरी दुनिया उसको वेलकम करने आती थी कि हाँ भाई हमारे फलाने के बेटे ने क्या बोलना चाहिए, एमए कर लिया है। तो क्लियर है बेटा? अब देखो इसने क्या किया, इसने शिक्षकों की ट्रेनिंग को सुधारने के लिए बहुत जोर दिया, है ना, उस टाइम। लेकिन क्योंकि देखो 1929 में जो है आर्थिक मंदी आ गई थी, है ना, कुछ बहुत सारे क्या बोलना चाहिए 1920 में कुछ प्लेग के रोग पड़े थे, जिसके बाद आगे जो है और भी दिक्कतें हुई थी। तो 1919 में जो है आर्थिक मंदी और सरकार के पास एक्चुअल में उतना ज्यादा फंड नहीं होने की वजह से और राजनीतिक उथल पुथल की वजह से जो है इनकी जो सिफारिशें हैं उनको उतने अच्छे से लागू नहीं कर दिया गया, है ना बेटा। इस वजह से जो है क्या बोलना चाहिए, ये समिति ने, सिर्फ ये एक समिति थी जिसने बीएड एजुकेशन लाने में बहुत बड़ा हेल्प किया था। उसके बाद से आज तक आपका बीएड एजुकेशन चलते जा रहा है। ये सारी चीजें थी बेटा। तो ये था बेटा विश्वविद्यालय आयोग और उनके योगदान। तो हम लोगों ने 6 समिति पढ़ी, है ना, ये सारी चीजें थी। तो इसको बेटा आप लोगों को याद करना है ना। इसके आगे याद करने के लिए देखो अब क्या बोलना चाहिए आपको, 1902 में बेटा हमेशा याद रखना मैपिंग बना के चलना। 1902, उससे पहले जो थे वो पहले के सन थे। मैंने पूरा सन के हिसाब से आपको जमा के दिया है बेटा स्लाइड में, है ना। 1902 में क्या था, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1917 में क्या हुआ, सैडलर आयोग की स्थापना हुई। 1929 में क्या हुआ बेटा, हार्टेग समिति की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हार्टेग समिति, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है आप बीएड करके टीचर बन रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट उठा के पूछ दे कि जो बीएड एजुकेशन की थी वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, किसने सर्वप्रथम सिफारिशें रखी थी टीचर एजुकेशन की। तो आपको याद रखना है बेटा हार्टेग समिति ने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो इसके आगे जो है बेटा देखो, इसके आगे भारतीय विश्वविद्यालयों का आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग, ये सारी चीजें हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोग जो है आज ये 6 को अच्छे से याद कीजिए। मैं और पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और लोड हो जाएगा। और जो बेटा लोग वीडियो देख रहे हैं 1.5 घंटे की वीडियो तो एक साथ देखते नहीं होगे तुम लोग, मुझे लग ही रहा है 45 मिनट में ही तुम्हारा हो जाता है, क्या बोलते हैं नहीं सर अब थोड़ा देर में देखेंगे। इसलिए जो है ये जो 6 समिति मैंने बताया है ना, जो ब्रिटिश कालीन जो आयोग आए, फिर विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ आयोग आए, उन सारी चीजों के नाम आप लोग को अच्छे से याद करना है। यदि आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप लोग को ये 6 लेक्चर्स 6 लोगों के प्रॉपर नाम याद होने के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर में जाइए या फिर इसे प्रॉपर एक जगह लिख लीजिए,
है ना, उसको पहले याद करने की कोशिश कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, अपने लेवल पे याद कीजिए, जब हम सारे आयोग पढ़ लेंगे तो हम आपको याद करना भी सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहे हमारे साथ कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, और आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल में जो टीचरशिप का सिलेबस है ना, उसको हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये भी सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ये कहीं कहीं आता है। जब ये सारी चीजों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेटा जब आप लोग एग्जाम में जब आप खुद से प्रिपरेशन भी करते हो ना, तो बीच बीच में ये आयो वो आयो, ये सारी चीजें आ जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें जो मैंने पढ़ी, मैंने देखा कि नहीं यार, इनको चीजों को अलग से एक बार बता दिया जाता है, ताकि बच्चों के माइंड में हमेशा पॉपअप आए। जब मैं क्लास दूं तो आप लोगों के माइंड में हमेशा पॉपअप आए। पॉपअप आए इन द सेंस, हाँ हाँ सैडलर आयो, ओके ओके, टीचर एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक 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 ठीक, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी टीचर एजुकेशन की बात की गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ाएंगे तो आपको एक बेस क्लियर होगा। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।